साइंस। अच्छा, आज की लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर पेरोल, और उसके बाद फिर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पेटी कैश। ठीक है। हम पहले पेरोल के चैप्टर को इन डिटेल अंडरस्टैंड करेंगे और उसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर जब हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो उसके बाद हम स्टडी हब से सारे क्वेश्चंस भी साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप जब लेक्चर कंप्लीट कर लें, टॉपिक कंप्लीट कर लें, तो पहले आप स्टडी हब के क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करें। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है या प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप वीडियो को देखें। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसी लेक्चर में स्टडी हब के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लें, और अगर इस लेक्चर ये ज़्यादा लंबा हो गया टॉपिक, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टडी हब से। ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू हो, तो आप मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फुल लेक्चर्स, सारे टॉपिक्स के फुल कंप्लीट कोर्स कवरेज, जिसमें मैं टेस्ट भी ऑफर करता हूँ। हर टॉपिक के टेस्ट होते हैं और एडिशनल नोट्स भी कुछ प्रोवाइड होते हैं और एडिशनल प्रैक्टिस होती है। ठीक है। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम ऑन माई नंबर इफ यू नीड एनी हेल्प, या अगर आपको टॉपिक में से कोई चीज़ नहीं समझ आई, या अगर आपके क्वेश्चंस में डाउट्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ठीक है। तो आज का अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पेरोल। ठीक है। अब जो पेरोल का टॉपिक है, उसमें पेरोल सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि पेरोल होता क्या है। हर कंपनी में हमारे पास पेरोल सिस्टम होता है। ठीक है। बट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज पेरोल। ठीक है। किसी भी सॉरी, एक सेकेंड प्लीज। अच्छा, किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके चैप्टर के नेम को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर चैप्टर के नाम समझ आएगा, तो फिर ही आगे टॉपिक समझ आएगा, और अगर चैप्टर के नाम ही समझ नहीं आएगा, तो आगे टॉपिक भी पूरा समझ नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहली जो टर्म हमने अंडरस्टैंड करनी है, वो है हमारे पेरोल। ठीक है। व्हाट इज पेरोल? The official record kept by business documenting employee work, ठीक है, gross remuneration, deductions and related liabilities। ठीक है। क्या कह रहे हैं वो? पेरोल एक ऑफिशियल बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम एम्प्लॉय वर्क को नोट करते हैं, उसकी जो सैलरीज वगैरह होती हैं या उसमें से जो डिडक्शंस होती हैं। इन शॉर्ट, डिडक्शंस कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी में से इनकम टैक्स कट हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है। ठीक है। और अगर कोई लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है एम्प्लॉयज ने, तो वो सब चीज़ें। तो बेसिकली एम्प्लॉयज की जो इन इजी वर्ड्स पेरोल के होते हैं, एम्प्लॉयज के जो पे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, रेम्यूनरेशन होती है, उसमें से डिडक्शंस होती हैं। ठीक है। उसको हम पेरोल कहते हैं। ठीक है। So, the official record kept by business documenting employee work, gross remuneration, deductions and related liabilities। ठीक है। एम्प्लॉय वर्क का क्या मतलब है कि जो जितने घंटे उसने काम किया होगा और वह सब चीज़ें, उसके बारे में डिटेल सब कुछ उस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होगा। ठीक है। अच्छा, नंबर सेकंड टर्म होती है, इसको हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। पेरोल तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अभी सिर्फ हम डेफिनेशंस देख रहे हैं, ताकि आगे जब हम स्टार्ट करें विद एग्जांपल्स, तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ हर चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वेजेस क्या होती हैं? वेजेस होता है वेरिएबल रिम्यूनरेशन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन आवर्स वर्क और द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अचीव्ड। ठीक है। वेजेस क्या होती हैं? अब वेजेस होती हैं, अगर मैं इसको
थोड़ा इजी करके आपको बताऊं तो वेजेस होती हैं आपकी रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन मतलब जो आप पे रिसीव कर रहे हो काम के बदले में, ठीक है। अब काम के बदले में क्या क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल आप आवरली काम कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मतलब आप जहाँ पे काम करते हो वो आपको आवरली पे करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 8 आवर्स काम किया है, ठीक है, और आवरली अगर वो आपको $10 देते हैं, तो 1 घंटे का $10 देते हैं, तो 8 आवर्स का वो आपको कितना पे करेंगे, $80 पे करेंगे, ठीक है। तो वेजेस या तो इस तरह कैलकुलेट होती हैं आवरली, ठीक है, या फिर ये नंबर वन तरीका। और नंबर टू, वेजेस कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट आपने कितना अचीव किया है, ठीक है। मतलब पीस वर्क सिस्टम भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, मतलब आप कोई फैक्ट्री वर्कर हो, ठीक है, आप मशीन पे काम कर रहे हो और आप उसमें यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल बना रहे हो, अब आप जितने उस मशीन के ऊपर उस फुटबॉल बना लोगे, ठीक है, तो उसको हम यूनिट्स कहेंगे कि अगर आपने 8 फुटबॉल बनाए हैं, ठीक है, आप वो पर फुटबॉल आपको पे करता है, एक फुटबॉल का आपको वो पे करता है फॉर एग्जांपल $5, ठीक है। एक फुटबॉल बनाने का वो आपको $5 पे करता है, तो अगर आपने 4 फुटबॉल पूरे दिन में बनाया है तो आपको कितना पे करेगा, $20 पे करेगा, ठीक है। तो पीस वर्क का ये मतलब होता है। तो या तो वो आवरली आपको पे कर रहा होगा, या तो वो आपको यूनिट सिस्टम के ऊपर पे कर रहा होगा, ठीक है, मतलब कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के ऊपर पे कर रहा होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को दोबारा से पढ़ें, वेरिएबल रिम्यूनरेशन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन आवर्स वर्कड और द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अचीव, ठीक है। वेरिएबल क्यों है ये, क्योंकि ये डिपेंड करता है ना कि कितने आवर्स आपने काम किया है। अगर आप एक दिन 4 घंटे काम करते हो तो आपकी पे अलग होगी, ठीक है। अगर आप एक दिन 8 आवर्स काम करते हो तो आपकी पे अलग होगी, ठीक है। तो इसलिए ये वेरिएबल है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। इसी तरह यूनिट्स आप जितने बना रहे हो उस पे आपको पे किया जा रहा है। यूनिट्स मतलब हर रोज की आपकी जो इसको हम दिहाड़ी भी कह सकते हैं कि रोज आप जितना काम करोगे उस हिसाब से आपको जो पैसे मिलते हैं उसको हम वेजेस कहते हैं, और वेजेस कभी भी फिक्स नहीं होती, ठीक है। सैलरी और वेजेस में हमेशा यही फर्क होता है कि सैलरी तो फिक्स होती है ना मंथली, लेकिन वेजेस जो है वो फिक्स नहीं होती, वो बेस करती हैं आवर्स के ऊपर, और वो बेस करती हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट अचीव्ड के ऊपर, जो हमने अभी अंडरस्टैंड किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है जिसको हम सैलरी कहते हैं। एवरीवन ऑफ यू इज फेमिलियर विद दिस टर्म, ठीक है। अब ये फिक्स होती है, आपने कभी सुना है कि सैलरी कभी कम आ रही है कभी ज्यादा आ रही है, ऐसे नहीं होता। सैलरी हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। तो अ फिक्स्ड कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय पर पीरियड, ठीक है, मंथली मिलती है मोस्टली, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेसिफिक आवर्स वर्कड और आउटपुट वेरिएशंस, ठीक है। मतलब वो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना आपका जो आउटपुट है या फिर आपके आवर्स है वो डिपेंड नहीं करता है, ये आपको फिक्स सैलरी मिलनी ही मिलनी है। चाहे आपने जितना मर्जी आउटपुट अचीव किया, या फिर आवर्स के ऊपर वो कैलकुलेट नहीं कर रहे कि आपने इतने घंटे काम किए तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। सैलरी हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। वेजेस होती हैं जो वेरिएबल होती हैं, और वो आवर्स और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के ऊपर मिलती हैं। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये याद रखना है कि वेजेस वेरिएबल होती हैं और सैलरी जो है वो आपकी फिक्स होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो पेरोल सिस्टम एंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। पेरोल, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब इसी रिलेटेड हम बात करेंगे, सैलरीज वेजेस वगैरह बोनसेस वगैरह, ओवर टाइम काम किया तो क्या होगा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप अगर अंडरस्टैंड करें, ठीक है। सो अब पेरोल सिस्टम एंड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हर कंपनी के अंदर उनको मैनेज करना होता है एम्प्लॉयज़ की वेजेस को, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को, ठीक है। उसमें से अगर कोई डिडक्शंस करनी है इनकम टैक्स की, जो मतलब ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आपकी जो सैलरी आती है वो टैक्स डिडक्शन के बाद आती है, ठीक है। उसको हम नेट पे कहते हैं, मतलब जो डिडक्शंस के बाद आपकी अमाउंट बनती है उसको क्या कहते हैं, नेट पे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेट पे का मतलब मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, यहाँ पे, ओह सॉरी, अच्छा आपकी जो ग्रॉस सैलरी है,
वो है, सॉरी, राइटिंग को आपने मेरी इग्नोर करना है, मेरी बहुत प्यारी राइटिंग है। अच्छा, ग्रॉस सैलरी आपकी फॉर एग्जांपल है 2000, ठीक है। अब ग्रॉस क्या होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ग्रॉस सैलरी है 2000 की, ठीक है। जो आप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ हुआ है आपका एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, मतलब कि आपको वो महीने का $2000 देगा, ये आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कुछ टैक्स होंगे, कुछ दूसरी चीजें होंगी जो इसमें से डिडक्ट होती हैं, ठीक है, इस सैलरी में से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि वो डिडक्शन जो है वो आपकी टोटल हो रही है $500, ठीक है। तो पीछे जो आपके पास सैलरी आएगी, मतलब जो आप रिसीव करोगे, वो कितनी करोगे? $1500, क्योंकि 500 तो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स कट हो चुका है ना, मतलब वो मतलब आपको मिल नहीं रहा, आप रिसीव नहीं कर रहे। बेशक आपकी सैलरी, ग्रॉस सैलरी 2000 है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है आपके, जो एग्रीमेंट हुआ हुआ है आपका एम्प्लॉयर के साथ, लेकिन उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है जो गवर्नमेंट को जाता है 500 का, तो आपको जो रिसीव होती है आप उसको कहते हो नेट पे, ठीक है, नेट सैलरी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी और और नेट सैलरी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि नेट जो है वो आफ्टर डिडक्शंस होता है, जो ग्रॉस होता है वो बिफोर डिडक्शंस होता है, जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ होता है एम्प्लॉयर के साथ, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था, अब हम चलते हैं इसी की डेफिनेशन के ऊपर। Payroll system and function. The internal procedures and department responsible for calculating earnings. ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि हर बिजनेस के अंदर ये पेरोल फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जिसका काम ही ये होता है कि वो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह, वेजेस वगैरह को कैलकुलेट करे, ठीक है। सो कैलकुलेट अर्निंग, इन्फोर्सिंग स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट डिडक्शंस, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट की डिडक्शंस हैं जो एम्प्लॉय की सैलरी में से करनी है, तो उनका काम है कि वो करें। मतलब इनकम टैक्स काटना है या जो भी है, पेंशन की कोई अमाउंट है वो अगर डिडक्ट करनी है तो वो सब उसमें से डिडक्ट करें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग पे स्लिप्स, एग्जीक्यूटिंग फिजिकल बैंक और कैश ट्रांसफर्स, मतलब एम्प्लॉयज तक सैलरी पहुंचाने का काम करें थ्रू बैंक एंड कैश ट्रांसफर्स। एंड जनरेटिंग जर्नल एंट्रीज फॉर जर्नल लेजर, मतलब आपने ऑब्वियसली आपने अपने एम्प्लॉयज को पे किया तो आप उसकी अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज भी करते हो, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो पेरोल सिस्टम और फंक्शन क्या होता है? पेरोल सिस्टम एंड फंक्शन के क्या काम होता है? इंटरनल प्रोसीजर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब करने के लिए, लाइक कैलकुलेशंस करने के लिए, डिडक्शंस करने के लिए जो डिडक्शंस होनी है, और फिर एम्प्लॉय को बैंक और कैश ट्रांसफर्स के थ्रू सैलरी पहुंचाने के लिए, और फिर एट द एंड अकाउंटिंग एंट्रीज भी उसकी वही करते हैं। तो ये पेरोल सिस्टम और फंक्शन हर बिजनेस के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर बिजनेस में होता ही है ये, सही है। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर है बात। अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले हम आई वुड सजेस्ट कि इसको आप एक दफ़ा रीड कर लें अ, आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो एंड इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इससे, और यहाँ पे मैं इसको पॉज करता हूँ, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि हम ग्रॉस रेट को, सॉरी, ग्रॉस पे को हम कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्रॉस पे को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद फिर जो इसमें डिडक्शंस वगैरह आती हैं वो सब भी हम आगे चल के चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। सो अब ग्रॉस पे मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था कि व्हाट इज ग्रॉस पे। ग्रॉस पे रिप्रेजेंट्स
टोटल अर्निंग्स बिफोर एनी स्टैट्यूटरी वॉलंटरी और गवर्नमेंट डिडक्शंस अप्लाइड। ठीक है। मतलब मैंने आपको कहा था कि कोई भी डिडक्शन होने से पहले, बस आप लोग सिर्फ इजी वर्ड्स में ये अंडरस्टैंड करेंगे, ग्रॉस पे में कोई भी डिडक्शंस नहीं हुई होती उससे पहले की जो अमाउंट होती है जो हमने ऊपर देखी थी $2000, उसमें कोई भी डिडक्शंस नहीं हुई थी। ठीक है। अच्छा। ऑन द एग्जाम यू may नीड टू कैलकुलेट ग्रॉस पे यूजिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है। सबसे पहले जो आती है वो है आवरली वेजेस। अगर आपको आवरली वेजेस कैलकुलेट करना पड़ जाती है, ठीक है, नंबर वन हमारी क्या होती है, आवरली वेजेस, ये नंबर वन है। ठीक है। अच्छा। अब आवरली वेजेस किस तरह कैलकुलेट होती हैं, बहुत सिंपल है। एक्चुअल आवर्स जितने आपने काम किया है उसको आप आवरली रेट से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आपने आवर्स 8 घंटे काम किया। ठीक है। और आपकी जो आवरली आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है ₹2000। ठीक है। तो अगर आप 2000 आपको आवरली मिलती है और अगर आपने 8 आवर्स काम किया है, तो इसका मतलब क्या, आपकी सैलरी कितनी है पर डे, आपकी सैलरी है 16,000। सॉरी, पर डे नहीं, पर आवर आपकी सैलरी थी 2000, तो 8 आवर्स की जो आपकी सैलरी है वो है 16,000। ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस इज कैलकुलेटेड। ठीक है जी। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो ये था नंबर वन, आवरली वेजेस कैलकुलेट करने का। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नंबर टू। ठीक है। और नंबर टू, लेट मी पेस्ट इट हेयर, एक सेकेंड रुकिएगा। इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, ये है नंबर टू। ये है पीस वर्क। ठीक है। पीस वर्क हम पढ़ चुके हैं ऊपर, जिसको हमने कहा था आउटपुट बेस, मतलब कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उस हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पीस वर्क में ना एक कांस्टेंट रेट होता है। हमने अभी ऊपर भी देखा था कि अगर मैं आपको ऊपर चल के दिखाऊं यहाँ पे, मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक फुटबॉल बना रहे हो तो उसका आपको $5 पे करते हो। ठीक है। तो एक कांस्टेंट रेट है, मतलब $5 पर फुटबॉल। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले फुटबॉल के लिए उन्होंने आपको $5 पे किया, सेकंड के लिए उन्होंने आपको $10 पे किया। एक कांस्टेंट रेट है, मतलब हर फुटबॉल आप प्रोड्यूस करोगे उसका आपका $5 आपको मिलेगा। ठीक है। तो एक कांस्टेंट रेट। तो पीस वर्क और आउट पीस वर्क जिसको हम आउटपुट बेस भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हो आप जितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उस हिसाब से। ठीक है। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे रेट पर आवर लिख दिया, ये रेट पर यूनिट है। ठीक है। रेट पर यूनिट। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, यूनिट्स प्रोड्यूस, मतलब जिस तरह ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था हमने, यूनिट्स प्रोड्यूस मतलब अगर 4 फुटबॉल प्रोड्यूस किए हैं तो 4। सही है। और रेट पर यूनिट कितना था, $5। ठीक है। तो 4 × 5 कितना हो गया, $20। ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि अगर हम यूनिट्स कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 यूनिट्स में फुटबॉल हमने एग्जांपल ली थी। ठीक है। और रेट, एक यूनिट का रेट कितना है, मतलब एक फुटबॉल का कितना था, $5। तो टोटल आपके जो बन रहा है वो बन रहे $20। ठीक है। फिर सिंपल है, बहुत आसान है, मतलब ये कैलकुलेट करना, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। सॉरी, ये 4 है। अच्छा। उसके बाद एक इसी में चीज आती है, गारंटेड मिनिमम वेज। अब ये क्या होती है? अब ये होती है, फॉर एग्जांपल आपको, अब आपने इसको समझना है कि फॉर एग्जांपल आपको ना एम्प्लॉयर ने बोला हुआ है कि आपको ना एटलीस्ट जो है ना वो $40 तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, पर डे। मतलब आप काम करने आओ हमारे पास और आपको जो $40 है ना वो जरूर मिलेगा। ठीक है। मतलब मिनिमम
मिनिमम आपको इतना मिलना ही मिलना है। ठीक है, मिनिमम आपको $40 मिलना ही मिलना है। लेकिन व्हाट इफ कि आप जाओ काम करने किसी दिन, ठीक है, और आपको जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं आउटपुट बेस के ऊपर, मतलब पीस वर्क सिस्टम के ऊपर, कि कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपकी किसी दिन तबीयत खराब थी, ठीक है, आपकी तबीयत खराब थी तो आपसे ज़्यादा काम हुआ नहीं, तो आपने क्या किया, आपने बनाए सिर्फ 5 यूनिट्स। ठीक है, 5 यूनिट्स किसी भी चीज़ के, मतलब फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल की एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो उसी की ले लेते हैं। आपने बनाए 5 फुटबॉल्स। ठीक है, अब एक फुटबॉल का आपको कितना मिलता है, $5। ठीक है, तो ये टोटल जो आपको उस दिन पैसे मिलेंगे वो कितने होंगे, $25। सही है। तो मसला ये है कि जो आपका एम्प्लॉयर है ना, उसने बोला था कि आप हमारे साथ काम करो तो आपको मिनिमम जो है ना, मिनिमम $40 तो हमने देने ही देने हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर बात की है ना कि मिनिमम की। ठीक है, तो उसने कहा था कि 40 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इन दिस केस लेकिन आपकी तबीयत खराब थी उस दिन, आपने सिर्फ 5 यूनिट्स बनाए तो आपको $25 मिल सके। पता है क्या, आप उस दिन आप वापस घर जाओगे ना तो $25 नहीं लेके जाओगे, उस दिन आप $40 लेके ही जाओगे। बेशक आपने 5 यूनिट्स बनाए हैं और उसके आपकी जो बन रही है पे, वो बन रही है $25, लेकिन 40 आप लेके जाओगे, 25 नहीं। क्यों? क्योंकि ये मिनिमम गारंटीड वेज, इसलिए हम इसे कहते हैं गारंटीड मिनिमम वेज, जो आपको एम्प्लॉयर ने गारंटी किया हुआ था कि ये तो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अगर आपने किसी दिन उससे कम भी अर्न किया है तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि यार मुझे सिर्फ थोड़ा सा मिलेगा, मुझे मिनिमम तो मिलना ही मिलना है। अब इससे ऊपर मैं जितने भी बना लेता उस ज्यादा मिल जाता। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी दिन 20 फुटबॉल बना दिया, ठीक है, और एक फुटबॉल का मुझे $5 मिल रहा है, तो उस दिन मैं कितने लेके जाऊंगा, उस दिन मैं $100 लेके जाऊंगा। ठीक है, तो मिनिमम से ऊपर है ये। सही है, तो मिनिमम से ऊपर का मसला नहीं है, ऊपर जितने भी आप कर लो आपको वो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। लेकिन इन केस अगर आप किसी दिन कम काम करते हो, आप सिर्फ 5 फुटबॉल बना सके हो, इसका आपका $25 बनता है, तो उस दिन आप 25 ही लेके जाओगे, 40 लेके जाओगे, क्योंकि 40 आपको उसने गारंटी किया हुआ था कि आप इतना तो अर्न करोगे ही करोगे अगर आप हमारे पास काम करोगे। ठीक है, तो अब एक दफा इस डेफिनेशन को आप खुद पढ़ लें और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो, इफ द कैलकुलेटेड पीस वर्क अर्निंग्स फॉल बिलो अ contractually guaranteed floor, the employee is automatically paid the higher minimum floor figure। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, आपको डेफिनेशन तो याद करनी नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि अगर मिनिमम से बिलो फॉल कर रहे हो आप, जैसे इस केस में आपने मिनिमम से बिलो फॉल किया था, ठीक है, मतलब आप $25 लेके जा रहे थे क्योंकि आप सिर्फ उस दिन 5 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सके थे, तो इस केस में आपको 25 नहीं, आपको 40 तो मिनिमम मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो जस्ट ये मतलब है गारंटीड मिनिमम वेज का। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो हमने दो सिस्टम पढ़ लिए ग्रॉस पे कैलकुलेट करने के। ठीक है, एक हमने पढ़ लिया आवरली वेजेस, ठीक है, ये वाला, और नंबर 2 हमने पढ़ लिया पीस वर्क, जिसे हम आउटपुट बेस्ड भी कहते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको मैं पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, देन हम इसको देखते हैं। ठीक है, नंबर 3 हम करने लगे। इसको हम कहते हैं पीस वर्क रेट पर आवर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत अच्छे से इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, सही है, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे इसका साइज बड़ा करते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्टिव आवर्स एंड इक्वल टू यूनिट्स
units produced multiply time allowed per unit। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे होता है ग्रॉस वेज productive hours and को मल्टीप्लाई करते हैं पीस वर्क आवरली रेट से। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये होता क्या है इसको हम समझते हैं और फिर इसके फॉर्मूला पे जंप करते हैं। ठीक है। ओके। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? अब इसकी डेफिनेशन कह रही है कि some setups allocate a fixed standard allowed time per unit। ठीक है। कुछ जो बिजनेसेस होते हैं वो ना स्टैंडर्ड एक अलाउड टाइम सेट कर देते हैं कि एक यूनिट प्रोड्यूस आप इतने ही टाइम में कर सकते हो। ठीक है। द एम्प्लॉय इज पेड बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स प्रोड्यूस्ड, नॉट द फिजिकल क्लॉक आवर्स। ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है? क्या मतलब है इस बात का? थोड़ा सा इसको समझने की आपको जरूरत है। पहले तो आप इस डेफिनेशन को एक दफा दोबारा पढ़ें और थोड़ा सा सोचें कि इसका क्या मतलब है, अपने माइंड में प्रोसेस करें इसको। फिर मैं आपको समझाता हूँ। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, इसको रीड करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये क्या कह रहा है। ठीक है। अच्छा, तो आई होप आपने इसको देखा होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपरली समझ नहीं आया होगा, क्योंकि दिस इज टेक्निकल। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये टेक्निकल थोड़ा सा है, लेकिन इसको हम अच्छी तरह एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट टेक्निकल फॉर्मूला इन पेरोल्स। ठीक है। पेरोल F1 में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये मोस्ट टेक्निकल फॉर्मूला है इसका। बाकी सब कुछ जैसे आसान है। ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ जाते तो बाकी सब कुछ समझना इतना मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको ना बहुत डिटेल एग्जांपल से समझेंगे, तो आपने थोड़ा फोकस के साथ सुनना है इसको, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें नहीं समझ आई तो आपने दोबारा इसको रिवाइंड करके सुनना है। ठीक है।
यू ऑब्वियसली यू कैन रीच मी आउट ऑन माई व्हाट्सएप, अगर आपको नहीं समझ आई तो आई कैन एक्सप्लेन विद मोर डिटेल। सही है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, अब फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इसको। अभी फिलहाल के लिए आप डेफिनेशन को बोल रहे हैं, फॉर्मूला को बोल रहे हैं, अभी सिर्फ उस पर फोकस करें जो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स से कि आपकी ना एक फैक्ट्री है, ठीक है। आपकी एक फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में आप क्या करते हो, उस फैक्ट्री में आप ना, लेट्स से कि लेदर की जैकेट्स बनाते हो, ठीक है। लेदर की जैकेट्स का काम है आपका, ठीक है। अच्छा जी। तो अब होता क्या है कि नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली एक जैकेट प्रोड्यूस करने में जो नॉर्मल टाइम लगता है ना वर्कर को, वो लगता है 2 घंटे। ठीक है, नॉर्मली, मतलब फिक्स नहीं है, लेकिन नॉर्मली सालों साल से आपकी फैक्ट्री चलती आ रही है, तो आपको अंदाजा है कि 2 आवर पर जैकेट आपको प्रोड्यूस करने में लगता है। ठीक है, 2 आवर पर जैकेट। सही है, यहाँ तक कोई टेक्निकल बात तो नहीं मैंने की। 2 आवर्स एक जैकेट को लगता है नॉर्मली आपकी फैक्ट्री में वर्कर को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। अच्छा, तो अब फैक्ट्री का रूल क्या बना दिया हमने, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन है ना, सालों साल से हम फैक्ट्री रन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 2 आवर पर जैकेट लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हमने ना एक रूल बना दिया। ठीक है, फैक्ट्री में ना हमने एक रूल बना दिया। रूल में हमने कहा कि स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, एक जैकेट बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड है वो है 2 आवर्स पर जैकेट, ठीक है। ये हमने रूल बना दिया सबके लिए, 2 आवर्स पर जैकेट। डन है। यहाँ से कोई मसला नहीं है। हमने 2 आवर्स का रूल बना दिया कि 2 आवर्स पर जैकेट आपको अलाउड है, ठीक है। लेकिन ये तो था रूल, ठीक है। लेकिन बीच में आ गया एक बट, ठीक है। बट हम ना एक और काम करते हैं, और वो क्या काम करते हैं हम, वो ये करते हैं हम कि हम वर्कर्स को पीस वर्क आवरली रेट भी पे करते हैं। पता है ना आपको पीस वर्क आवरली रेट क्या होता है, ऊपर जो हम पढ़ के आए हैं कि जो पर आवर के हिसाब से आप उसको पे कर रहे हो, हमने वो भी एक रूल बना दिया कि हम $10 तो देंगे ही देंगे, $10 पर आवर। ठीक है, तो हमने एक तरह से ना दो रूल बना दिया, ये हमारा सेकंड रूल है। ठीक है, नंबर 1 रूल क्या बनाया हमने, ये वाला, ठीक है। क्या रूल था, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड जो है ना वो 2 आवर्स है पर जैकेट। ठीक है, ये रूल नंबर 1, कि 2 घंटे में आपने एक जैकेट बना दिया। लेकिन फिर हमने कहा एक और रूल बना दिया, और वो था कि हमने $10 पर आवर तो देने ही देने हैं। ठीक है। अब ये दोनों रूल्स जो है ना, ये कन्फ्लिक्टिंग है एक दूसरे से, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पूरा इसको आराम से समझेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने बस। तो क्या कह रहा है इसमें, इसमें पहला रूल क्या था, एक स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट कर दिया 2 आवर्स पर जैकेट, ये आपको अलाउड है। सही है। लेकिन साथ ही साथ हमने कह दिया कि 10 पर आवर तो हमने देना ही है। ठीक है, 10 पर आवर हमने देना है। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे ना आगे मूव करते हैं, सिनेरियो बनाते हैं इन दोनों के ऊपर। ठीक है, इन दोनों चीजों के ऊपर। ये यहाँ पे होगा सिनेरियो 1, ठीक है। सिनेरियो 1, तो आपने ना वीडियो को, वो सिनेरियो सुन के ना, अगर आपको फिर थोड़ा क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तो आपने वीडियो रिवाइंड करके दोबारा सुन लेनी है, ठीक है। अच्छा, सिनेरियो 1, अब सिनेरियो 1 है, तो फार इसका नाम हम रख लेते हैं
इसका नाम रखते हैं द फास्ट वर्कर, तेज काम करने वाला बंदा। ठीक है, द फास्ट वर्कर। मैं जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस कर रहे हो, वो सुनते जाए, आगे पीछे नहीं सोचना आपने। ठीक है, अच्छा। अब ना, होता क्या है कि एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल जॉन। ठीक है, अब वो काम करने आता है फैक्ट्री में, उसका जो रोज का काम है वो 8 घंटे के लिए आता है। ठीक है, 8 घंटे के लिए वो फैक्ट्री में काम करने आता है। ठीक है, अच्छा। अब वो ना बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस वर्कर है, स्किल्ड है। ठीक है, अब आपको याद है कि एक जैकेट कितने आवर्स में हम नॉर्मली बनाते थे? एक जैकेट, अगर आप देखो तो पहले हमने रूल सेट किया था। हमने क्या रूल बनाया था कि 2 आवर्स पर जैकेट आपको अलाउड है। ठीक है, हमने फैक्ट्री का रूल बना दिया था कि 2 आवर्स में एक जैकेट आपने बनानी है। ठीक है, लेकिन ये जो बंदा है ना जॉन, ये बहुत स्किल्ड है, मतलब बहुत सालों का इसका एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये अब 8 आवर्स के लिए काम करने आता है फैक्ट्री में। ठीक है, 8 आवर्स के लिए। लेकिन होता क्या है कि ये बंदा जो है ना, क्योंकि ये बहुत स्किल्ड बंदा है, तो ये 8 आवर्स में ना 5 जैकेट्स बना लेता है। ठीक है, क्योंकि स्किल्ड है। क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। मैं स्लो इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 8 आवर्स में क्या करता है ये, 5 जैकेट्स बना लेता है। नॉर्मली, जो हमारा रूल है वो क्या था? जो रूल था वो ये था कि 2 आवर्स में एक जैकेट, तो 8 आवर्स में कितनी होनी चाहिए, 4 जैकेट्स। लेकिन क्योंकि ये स्किल्ड वर्कर है तो ये 5 जैकेट बना लेता है, एक एक्स्ट्रा जैकेट बना लेता है। ठीक है, तो आइए पहले आप यहाँ तक मुझे कंफर्म करें, आपको ये बात क्लियर है? अच्छा, अब नॉर्मली क्या होगा कि अगर हम आवरली उसको पे कर रहे हो तो उसको सिर्फ जो पैसे मिलेंगे ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ। नॉर्मली ही वुड गेट पेड फॉर 8 आवर्स। ठीक है, मतलब जितना भी उसका रेट है पर आवर का। ठीक है, तो उसको वो 8 आवर्स के पैसे मिल जाएंगे। सही है, लेकिन इसमें एक मसला है ना। इसमें एक मसला ये है कि वो पागल है कि वो 8 आवर्स में इतना तेज तेज काम कर रहा है और उसने एक एक्स्ट्रा जैकेट प्रोड्यूस कर लिया। मतलब जहाँ पे बंदा उसको, मतलब जो उसको करनी थी वो 4 जैकेट्स प्रोड्यूस करनी थी, लेकिन वो इतने फोकस से काम कर रहा था, इतनी मेहनत से काम कर रहा था कि उसने 5 जैकेट प्रोड्यूस कर ली, एक एक्स्ट्रा जैकेट प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, तो वो जो एक एक्स्ट्रा जैकेट अगर उसने प्रोड्यूस की है तो उसका उसको रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना। मतलब एक बंदा जो 4 जैकेट बना सकता है 8 आवर्स में, लेकिन वो 5 बनाता है, तो उसको उसका रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, 8 आवर्स के लिए उसको पे, हम जो नॉर्मल पीस वर्क वाला जो सिस्टम हमने ऊपर पढ़ा था ना, कि पर आवर पे हम जो पे करते हैं, उसमें तो पर आवरली हम देखेंगे उसने 8 आवर्स काम किया, उसको जितना उसका पर आवर के हिसाब से 8 आवर्स के लिए बनता है उसको पे करो, फारिग करो उसको। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी, इस सिस्टम के अंदर हम उसकी प्रोडक्टिविटी भी देखते हैं। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हम उसकी प्रोडक्टिविटी भी देखते हैं कि यार उस बंदे ने 8 आवर्स में 4 जैकेट्स बनानी थी। ठीक है, जो रूल है, लेकिन उसने ज़्यादा मेहनत की है, उसने 8 घंटे में 5 बना दिया था। हम उसको उसका कोई फायदा तो दे ना। ठीक है, तो इस रूल के अंदर हम, जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं ना अभी, इसमें हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आवरली तो हम उसे पे कर रहे हैं, 8 आवर्स का हमने उसे पे करना है, लेकिन साथ साथ हम उसको उसका भी पे करें जो उसने एक एक्स्ट्रा जैकेट हमें बना के दी है। ठीक है, ताकि वो मोटिवेट हो, वो कम टाइम में आगे भी ज्यादा जैकेट्स बना के दे। ठीक है, तो समझ आएंगे आपको ये बात? ठीक है, तो अगर आपको 50% भी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा हम करते हैं फॉर्मूला में अप्लाई।
और ये भी याद रखते हैं कि हम ये भी सिनेरियो वन कह रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक सिनेरियो टू भी बनाएंगे, तो जब सिनेरियो टू बनाएंगे ना तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर लिखा था, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इधर, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल अब उसने ना कितनी यूनिट्स, अब हम पहला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला फॉर्मूला है, और फिर हमारा सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट वाला करना है, फिर सेकंड वाला। अब प्रोडक्टिव आवर्स एंड, ठीक है, जो मैंने बात की है ना कि 8 आवर्स पे तो उसे पे होना ही होना है, लेकिन क्योंकि उसने 5 जैकेट्स बना दिए हैं विद इन 8 आवर्स, जो उसको 5 जैकेट्स के लिए वो 10 आवर्स ले सकता था, लेकिन उसने 8 में बना दिया, तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव आवर्स एंड। मतलब जो एक एक्स्ट्रा जैकेट उसने प्रोड्यूस की है 8 आवर्स में, ठीक है, क्योंकि स्किल था, उसने मेहनत के साथ काम किया, फोकस के साथ किया। तो हम वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस कितने थे, 5 जैकेट, ठीक है। 5 जैकेट्स थी हमारी, ठीक है। 5 जैकेट से प्रोड्यूस की थी उसमें 8 आवर्स में, ठीक है। अच्छा, 5 जैकेट्स मल्टीप्लाई कैसे करना है, टाइम अलाउड पर यूनिट, टाइम अलाउड पर यूनिट कितना था, 2 आवर्स था। तो ये प्रोडक्टिव आवर्स एंड हम निकाल लेंगे कितने, 5 × 2 10, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्टिव आवर्स एंड। मतलब कि प्रोडक्टिव आवर्स एंड हमारा वो चीज है जो 5 जैकेट को जो असल में टाइम लगना चाहिए था, वो कितना लगना चाहिए था, 2 आवर्स ईच है। 2 आवर्स का हमने रूल सेट किया था ना, 2 आवर्स में एक जैकेट। तो जो असल टाइम लगना चाहिए था उसको, वो हम निकाल रहे हैं बेसिकली। तो 5 जैकेट्स के लिए उसको असल टाइम जो लगना चाहिए था वो था 2 आवर्स, लेकिन एक्चुअली में उसको 8 लगा, वो एक अलग बात है, लेकिन जो अलाउड था वो था 10। तो हमने वो निकाल लिया प्रोडक्टिव आवर्स एंड, ठीक है, पहला। अब हम दूसरे फार्मूला में जंप करेंगे, दूसरे फार्मूला में हम ग्रॉस वेज उसकी कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल प्रोडक्टिव आवर्स एंड और पीस वर्क आवरली रेट मल्टीप्लाई करके, ठीक है। प्रोडक्टिव आवर्स एंड हमारे कितने थे, 10। और जो पीस वर्क आवरली रेट है वो मैंने आपको नहीं बताया ऊपर, लेकिन वो है हमारा, फॉर एग्जाम्पल वो है $10, ठीक है, लेट्स से $10 है। तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 × 10, ये आपका आ जाएगा $100। तो ये आपकी आ गई ग्रॉस वेज, सही है। दैट्स योर ग्रॉस वेज। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करना है इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। अब नॉर्मली क्या था कि आवरली बेस के ऊपर हम उसे पे करते तो क्या होता, अगर वो 8 आवर्स काम करने आता है, मैंने आपको शुरू में बताया था 8 आवर्स काम करने आता है वो, तो 8 आवर का उसे कितना मिलता है, अगर $10 पर आवर मिल रहा है, 8 आवर्स का उसे $80 मिलता। लेकिन क्योंकि उसने 8 आवर्स के अंदर उसने एक एक्स्ट्रा जैकेट प्रोड्यूस करके दिया आपको, तो अब उसे कितना मिल रहा है, $100 मिल रहा है। तो दैट्स वाई हम ये दो फॉर्मूला यूज करके हम इस तरह से इसको निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने सिनेरियो टू के ऊपर, आपको और थोड़ा सा बेहतर समझ आएगा जब मैं सिनेरियो टू भी आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे लिखते हैं हम सिनेरियो टू, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं स्लो वर्कर। ऊपर हमने कहा था ना फास्ट वर्कर था वो, ठीक है। अब ये है स्लो वर्कर, ठीक है। अब ये भी जो है ना 8 आवर्स काम करने आता है, ठीक है। इसका हम नाम भी रख लेते हैं, कोई इसका हम नाम रख लेते हैं, इसका नाम रखते हैं जैक। ये भी 8 आवर्स काम करने आता है फैक्ट्री में, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ये 8 आवर्स में ना सिर्फ 3 जैकेट प्रोड्यूस करता है। मतलब कि ये जो है ना स्किल्ड नहीं है ज्यादा, ये नया बंदा है और ये सुस्त बंदा है, ये ज्यादा फोकस नहीं करता। क्योंकि 8 आवर्स में नॉर्मली तो 4 जैकेट्स बना लेनी चाहिए, क्योंकि 2 आवर्स में एक जैकेट बनती है रूल के मुताबिक। तो इसको 4 बनानी चाहिए, लेकिन ये 3 बना रहा है, इसका मतलब कि ये स्लो वर्कर है, ठीक है। अच्छा,
अब हम इसमें भी वही फार्मूला यूज करते हैं, सही है, जो हमने ऊपर किया था। तो ऊपर से हम फार्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं दोबारा से। ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस समझाने लगा हूँ, इसके थ्रू आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। अच्छा, अब ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, पहला फॉर्मूला हम यूज करेंगे पहले, ठीक है। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 जैकेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम अलाउड कितना होता है, हमें पता है 2 आवर्स पर जैकेट अलाउड है। तो ये जो प्रोडक्टिव आवर्स एंड है, ये कितने बन जाते हैं, 6 आवर्स। मतलब क्या है, 3 जैकेट उसको 6 आवर्स में बनानी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन वो 8 आवर्स में बना रहे हैं। अब हम ग्रॉस वेज वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। इसमें पुट करते हैं टोटल प्रोडक्टिव आवर्स अर्न, जो कि है 6, मल्टीप्लाई कर देंगे आवरली पीस वर्क के साथ, जो कि $10 था, ठीक है। तो ये कितना बन जाता है, $10 से मल्टीप्लाई करो तो $60 बन जाता है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि नॉर्मली अगर ये 8 आवर काम करने आता, ठीक है, अगर नॉर्मली ये 8 आवर काम करने आता तो इसको $10 पर आवर के हिसाब से इसको $80 मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये फेयर तो ना होता है ना, ये बिल्कुल भी फेयर ना होता। क्योंकि फेयर इसलिए ना होता क्योंकि ये बंदा जो है ना, मिनिमम जैकेट्स भी नहीं बना रहा, मतलब 3 जैकेट्स बना रहा है 8 आवर्स में, इसको 4 बनानी चाहिए। तो ये सुस्त बंदा है ये, मतलब फोकस के साथ काम नहीं कर रहा है, तो इसको क्यों हम $80 दें। इसका जो इसका हकदार है वो है $60 का हकदार है। तो असल में ये जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जिसका जो हक है उसको वो मिले, ठीक है। तो 8 आवर्स में $80 वो लेके जाता अगर हम नॉर्मल आवर्स की बेस पे चल रहे होते हैं। तो ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो बंदा एक्स्ट्रा काम कर रहा है, जो बंदा एक्स्ट्रा एफिशिएंट है, जो बंदा, जैसे हमने ऊपर देखा था, जॉन जो था वो 5 जैकेट प्रोड्यूस कर रहा था 8 आवर्स में, वो ज्यादा फोकस था, ज्यादा जैकेट प्रोड्यूस कर रहा था, जितनी उसको करनी चाहिए उससे ज्यादा कर रहा था एक्चुअल में। तो वो ज्यादा का हकदार था, ठीक है, ज्यादा का हकदार था। तो उसको उसको ज्यादा उसको जो है 8 आवर्स में 80, अगर वो आवरली के ऊपर चलते तो उसको 8 आवर्स में 80 मिलते। लेकिन हमने दूसरा फॉर्मूला यूज करके उसका देखा कि वो हकदार जो था ना वो $100 का था, ठीक है। तो इसलिए हमें उसे $100 देने, 80 नहीं। इसी तरह ये स्लो वर्कर है, और ये जो है हार्वर्ड अगर इस सिस्टम में होता है तो इसको $80 मिलता है। लेकिन क्योंकि स्लो वर्कर है, ज्यादा फोकस नहीं है, सुस्त है, तो ये $60 का हकदार है, ये 80 का हकदार नहीं है। तो इस वजह से हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ताकि फेयर बेसिस के ऊपर हम पे कर सकें अपने एम्प्लॉयज को। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आई वुड सजेस्ट, हाईली सजेस्ट कि आप इसको दोबारा से जाके रिवाइंड करें और इसको दोबारा से देखें। आई एम 100% श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लिया। आई एम गिविंग यू 2 more minutes, इसको आप सही तरह देख रहे हैं, एंड देन वी मूव फॉरवर्ड।
अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं और इसमें हम देखते हैं अपना चौथा मेथड, ग्रॉस पे कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो अगर आपको मैं याद करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये हमारा नंबर 3 मेथड था। तो हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं, एक आवरली बेस्ड था, एक पीस वर्क आउटपुट बेस्ड था, और नंबर 3 पीस वर्क रेट पर आवर था। मतलब ये फेयर बेसिस के लिए हमने ये वाले दो फॉर्मूला यूज किया। ठीक है। अच्छा, अब हम अपना पढ़ेंगे नंबर 4। यहाँ पे इसको लिखते हैं नंबर 4। ठीक है, और इसका नाम है ओवर टाइम। ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सही है, तो थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। तो पहले तो मैं इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, तो हम जो नेक्स्ट अपना पढ़ने जा रहे हैं वो है ओवर टाइम। ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय ने ओवर टाइम काम किया है तो उसको हमने ओवर टाइम पेमेंट कैसे देनी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, हैवी बात नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, और इस एग्जांपल को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड देन हम उस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यह है हमारा क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो करते हैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है इसमें ओवर टाइम पेमेंट। ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, ओवर टाइम पेमेंट। सही है, तो ओवर टाइम पेमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत बेसिक। बेसिकली हमने मतलब फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो रिक्वायरमेंट है आपकी ओवर टाइम पेमेंट। ओवर टाइम पेमेंट, सही है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला स्टेप है ना, वो है आपका पार्ट 1, जिसे हम कहेंगे। पहले हमने, ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है,
कैलकुलेट ओवर टाइम आवर्स। सही है। अच्छा जी, अब ओवर टाइम आवर्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? ऑब्वियसली अगर आप ऊपर फॉर्मूला देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे फॉर्मूला देखें इस जगह पे, टोटल आवर्स वर्क माइनस कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स। मतलब कि टोटल आपने अगर हम यहाँ पे टोटल आवर्स वर्क, फॉर एग्जांपल पहले एक सिनेरियो पढ़ लेते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स, वर्कर का नाम है सारा, ठीक है। अब सारा जो है ना वो 35 आवर्स पर वीक काम करती है, ठीक है। अब ये उसे एक्सपेक्ट किया जाता है, मतलब कि वो 35 आवर्स, नॉर्मली वो 35 आवर्स पर वीक काम कर रही है, ठीक है। नॉर्मल जो से आवरली रेट पे किया जा रहा है वो है $12 पर आवर। सही है। और ओवर टाइम एग्रीमेंट उसके साथ हुआ हुआ है कि पेड एट अ टाइम एंड हाफ, ठीक है, 1.5 टाइम्स फॉर एनी आवर्स वर्क ओवर हर स्टैंडर्ड 35 आवर्स। टाइम एंड हाफ का मतलब मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है आपने। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसको 35 आवर्स वो नॉर्मली काम करती है ना वीक में, तो उससे ऊपर वो जितना भी काम करेगी उसको ओवर टाइम मिलेगा 1.5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब इस हफ्ते में क्या हुआ कि इस हफ्ते में दिस वीक द शॉप वाज इंक्रेडिबली बिजी एंड सारा क्लॉक्ड अ टोटल 42 आवर्स। तो उसने क्या किया, 35 आवर्स काम करने के बजाय उसने काम किया 42 आवर्स। तो जो आपके कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स थे वो कितने थे, 35 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था, ठीक है। लेकिन उसने टोटल आवर्स काम कितने किया, 42। तो इन दोनों का डिफरेंस ऑब्वियसली आपका जो है वो ओवर टाइम आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। 35 उसके जो थे वो कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स थे, जो उसका एग्रीमेंट हुआ हुआ था, जो उसने करने ही करने होते हैं। लेकिन क्योंकि शॉप पे बहुत रश था, बहुत बिजी थी, तो इसलिए उसने इस हफ्ते जो है 42 आवर्स काम किया। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा उसने काम किया वो हमारे ओवर टाइम आवर्स है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 42 माइनस 35 अगर आप करें तो हमारे पास ओवर टाइम आवर्स आ जाएंगे। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, सिंपल, टोटल आवर्स वर्क माइनस कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल आवर्स वर्क माइनस कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 42 माइनस 25, आ जाएंगे 7 आवर्स, ठीक है। तो 7 आवर्स क्या हमारे पास ओवर टाइम आ रहे हैं। सही हो गया। 7 आवर्स हमारे पास आंसर आ गया, ओवर टाइम आवर्स, जो हमारा पार्ट 1 था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है पार्ट 2। इसमें हमने करना है कैलकुलेट। ये स्टेप्स हम क्यों फॉलो कर रहे हैं? ये स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमने ओवर टाइम पेमेंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ओवर टाइम पेमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल आवर्स वर्क माइनस कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स, मल्टीप्लाई करना होता है नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई ओवर टाइम मल्टीप्लाई के साथ। तो हम बस वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉर्मूला हम यूज कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने टोटल आवर्स वर्क माइनस कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स निकाले हैं 7 आवर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हाफ ऑफ द फॉर्मूला कह रहे हैं जिसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं द प्रीमियम ओवर टाइम रेट, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? अब इसके लिए भी हमने फॉर्मूला यूज करना है। अब मुझे आप बताएं नॉर्मल रेट हम उसको कितना पे कर रहे हैं पर आवर? क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है नॉर्मल रेट 12 पर आवर हम उसे पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्मल रेट पर आवर उससे पे हो रहा है कितना, 12। सही है। और ओवर टाइम उसको कितना पे करते हैं वो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। ओवर टाइम उसको अगर वो किसी टाइम ओवर टाइम करती है तो उसको कितना पे होता है, 1.5 टाइम्स पे हो रहा है। मतलब जो उसका बेसिक रेट है ना 12 पर आवर, उसका 1.5 उसे पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रेट को, ये फॉर्मूला में वापस आए, अगर आप नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई ओवर टाइम मल्टीप्लायर के साथ कर देना। ओवर टाइम मल्टीप्लायर क्या होता है कि उसने 1.5 टाइम्स का आता है ना, तो 1.5 टाइम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नॉर्मल रेट को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 12 मल्टीप्लाई 1.5, तो आपके पास सिंपल ये आ जाएगा, ठीक है। तो ओवर टाइम मल्टीप्लायर कितने हमारा 1.5, तो ये अगर आप 12 इंटू 1.5 करें तो आपके पास आ जाएगा 13 पर आवर।
ठीक है। तो प्रीमियम उसे ओवर टाइम के लिए कितना दे रहे हैं, 18 पर आवर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देना है जो हम यूज कर रहे थे ओवर टाइम पेमेंट का, जो मैंने आपको ऊपर लिख के दिया है। ओवर टाइम पेमेंट का क्या फॉर्मूला है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द फॉर्मूला था, वो कहता है टोटल आवर्स वर्क माइनस कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7 आवर्स। और नेक्स्ट हाफ क्या था, नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई ओवर टाइम मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो 18 मतलब उसके 7 आवर्स उसके ओवर टाइम थे, और उन 7 आवर्स के लिए उसको 18 पर आवर मिल रहा है, ठीक है। प्रीमियम मिलता है नॉर्मली, क्योंकि उसे 12 पर आवर मिलता है, लेकिन जो ओवर टाइम के खास आवर्स हैं, जो खास उसके 7 घंटे ओवर टाइम किया, उसके लिए उसको 18 मिलता है, 12 नहीं मिलता है, 18 मिलता है, ठीक है। 18 पर आवर। तो ये आपके 7 इंटू 18 कितना बन जाता है, $126। तो जो उसे ओवर टाइम पेमेंट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, $126, ठीक है। तो सिंपल ये हमने कैलकुलेट कर लिया बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये क्लियर है, इसमें कोई भी आपको इशू आए तो फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। इसमें कोई बहुत सिंपल है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज ऐड करते हैं इसी रिक्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। अब इस रिक्वायरमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी अगर पहली रिक्वायरमेंट थी ओवर टाइम पेमेंट जो हमने कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, वो तो हमने कर दी। अब मैं इसमें अगर कहूँ कि इसमें एक और रिक्वायरमेंट डाल देते हैं, इसमें डाल देते हैं ग्रॉस पे कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। ग्रॉस पे कैसे कैलकुलेट होगी, तो ग्रॉस पे सिंपल क्या होता है, टोटल ग्रॉस पे क्या होती है आपकी, जिसमें एक तो बेसिक पे होगी और दूसरा आपकी ओवर टाइम भी होगी। तो टोटल आपके पास ग्रॉस पे आ जाएगी, ठीक है, सिंपल है। तो अगर हमें ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है तो ग्रॉस पे का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पे देखते हैं। ग्रॉस पे का क्या फॉर्मूला होगा, आपको बताता हूँ। इसको हम पेन से करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। तो रिक्वायरमेंट टू हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रॉस पे। अच्छा, ग्रॉस पे में क्या आएगा, एक तो बेसिक पे उसकी आएगी और दूसरा ओवर टाइम वाली पे आएगी, ठीक है। तो ग्रॉस पे इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं बेसिक पे प्लस उसमें कर देंगे ओवर टाइम पे। अब मुझे आप बताएं, ओवर टाइम की पे तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं ना, ओवर टाइम पेमेंट कितनी कर रहे हैं हम, $126। तो ये तो आपकी $126 है, ठीक है। और बेसिक पे हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, बेसिक पे का मतलब है जो बेसिक उसने आवर्स काम करती है वो 35 आवर्स, ठीक है। ये अगर आप देखें 35 आवर्स पर वीक, और उसके लिए उसका कितना मिलता है, 12 पर आवर मिलता है। तो 35 इंटू 12 अगर आप कर दें तो आपके पास बेसिक पे आ जाएगी। इसी अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 420, ठीक है। 420 आपकी बेसिक पे आ जाएगी। तो अगर हम टोटल ग्रॉस पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 420 और 126 को ऐड कर दें, ठीक है। तो आपके पास टोटल ग्रॉस पे आ जाएगी कितने की, 546 की, ठीक है। कोई मुश्किल बात तो नहीं की इसमें मैंने, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है, सही हो गया। तो ये हमने अपना फोर्थ मेथड पढ़ लिया जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं अपनी ग्रॉस पे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ये देखिए, ये नंबर 4 था हमारा, ठीक है। तो अब ना हम थोड़ा सा यहाँ पे चलेंगे थ्योरी की तरफ, थोड़ी थोड़ी बहुत थ्योरी देखते हैं, हल्की फुल्की थ्योरी देख के वापस कैलकुलेशंस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो
अब यहाँ पे ना हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाली, इसके बाद हम वापस कैलकुलेशंस पे आ जाएंगे, और कुछ एंट्रीज होती हैं वो हमें याद रखनी जरूरी है। ये वाली बस जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है, इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इसको देखते हैं। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द नेट कैश रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय, ठीक है। नेट कैश, नेट कैश पता है ना आपको क्या होता है? नेट पे मैंने बताया था कि वो डिडक्शंस के बाद होती है, ठीक है। तो नेट कैश रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय इज देयर ग्रॉस पे, ग्रॉस पे में से हम माइनस करते हैं डिडक्शंस को, ये मैं बता चुका हूँ फिर, ठीक है। ग्रॉस, ग्रॉस पे में से हम माइनस माइनस करते हैं डिडक्शंस को, तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट पे आ जाती है। सही हो गया। तो बस इसमें वो यही कह रहा है। अच्छा, अब सबसे पहली क्या चीज हो सकती है जो हम डिडक्ट करते हैं? स्टैट्यूटरी एम्प्लॉय डिडक्शन, ठीक है। मतलब कि गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है कोई, ठीक है, वो होती है इनकम टैक्स। सही है। ज्यादातर जो डिडक्ट होता है ना, डिडक्शन में सबसे पहली चीज इनकम टैक्स होती है। इनकम टैक्स एंड एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स एंड एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये दो चीजें जो है ना लीगली रिक्वायर्ड होता है, ऑब्लिगेशन होती है कि ये डिडक्ट होनी ही होनी है, ठीक है। अब जो आपका क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन क्या होती है, ठीक है। इनकम टैक्स तो आप सबको पता है ना क्या होता है। इनकम टैक्स तो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है, आपकी सैलरी के ऊपर जो डिडक्ट होता है, जो आपकी इनकम के ऊपर डिडक्ट होता है, उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अब ये ना यूके, क्योंकि हम यूके का सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो यूके में ना कुछ सिस्टम होते हैं, ठीक है। स्टेट की कुछ पेंशन्स होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट होती है लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। कुछ लोग डिसेबल होते हैं, उनके लिए सपोर्ट होती है, ठीक है। हेल्थ केयर के लिए सपोर्ट होती है, ठीक है। तो कुछ डिडक्शन होती हैं जो स्टेट ना जो वर्कर की अर्निंग्स है ना उसमें से थोड़ी थोड़ी हर महीने काटता रहता है, ठीक है। मतलब उसमें से वो थोड़ी थोड़ी करके काटता रहता है, ताकि जब उसको जरूरत होगी बाद में रिटायर होने के बाद, तो फिर वो उसे वो दे देता है, ठीक है। मतलब पेंशन आपने सुना होगा, इन द फॉर्म ऑफ पेंशन, ठीक है। तो इसके लिए बस इतना ही समझना काफी है, इसमें कोई बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो नंबर वन चीज आपकी क्या होती है? इनकम टैक्स। और नंबर टू होती है एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये दो चीजें आपकी डिडक्ट होती हैं आपकी सैलरी में से। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है दीज दीज रिड्यूस द एम्प्लॉय टेक होम पे, ठीक है। एम्प्लॉय की तो पे रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि ग्रॉस पे उसकी जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के मुताबिक जो पे है वो 2000 है, उसमें से अगर 500 डिडक्ट हो जाए, ठीक है, तो एम्प्लॉय को तो 1500 मिलेगा, ठीक है। तो इन दो चीज़ों की, जैसे इनकम टैक्स और एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे एम्प्लॉय की तो टेक होम पे कम हो रही है, ठीक है, बट डू नॉट इंक्रीज द एम्प्लॉयर टोटल बिजनेस एक्सपेंस, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयर जो आपका, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसको हम एम्प्लॉयर कहते हैं, तो उसका एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा इन दो चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो तो इसी सैलरी में से कट कर रहे हैं ना। ये जो 2000 उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है आपके साथ सैलरी का, उसी में से वो 500 डिडक्ट कर लेता है और वो गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है। तो आपको वो 1500 पे करता है, मतलब जो आप घर लेके जाते हो 1500, ठीक है। तो एम्प्लॉयर को कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आ रही, ये 500 एम्प्लॉयर अपने पास से पे नहीं कर रहा, बल्कि आपकी जो 2000 की सैलरी है उसी में से डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहा है। तो बस ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ डिडक्शन होती हैं, इसको बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। प्राइवेट वर्क, सॉरी, वॉलंटरी एम्प्लॉय डिडक्शंस होती हैं कुछ, फॉर एग्जांपल प्राइवेट वर्क बेस्ड पेंशन पॉट्स यूजुअली फिक्स परसेंटेज ऑफ ग्रॉस पे, सेविंग स्कीम्स होती हैं, चैरिटेबल डोनेशंस होती हैं। अगर आपको डोनेशंस कर रहे हो, एम्प्लॉय अपनी मर्जी से अगर कोई डोनेशंस कट करवाना चाह रहा है अपनी सैलरी में से, तो ऑटोमेटिकली उसकी उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं। या सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो डिडक्ट हो जाती है। तो ये वॉलेंटरी होती है, मतलब ये लाजमी नहीं होती, ये एम्प्लॉय की
विल के ऊपर होता है, ठीक है, अगर डिडक्ट होता है, सही है। लेकिन जो ऊपर हमने पढ़ी है इनकम टैक्स और एम्प्लॉय स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन, वो एम्प्लॉय की मर्जी से नहीं, वो एक गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है जो डिडक्ट होता है, ठीक है। तो एक वॉलेंटरी होती है और ये एक होती है स्टैट्यूटरी, जो कि ऑब्लिगेशन होती है गवर्नमेंट की। अच्छा, तीसरी एक और चीज होती है, उसे हम देते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट्स फॉर स्टेट बेनिफिट्स एंड प्राइवेट पेंशन दैट द एम्प्लॉयर must pay out of pocket on top of employer gross pay, these directly increase operational cost of business। अच्छा, कुछ ऐसी होती हैं जो, कुछ ऐसे स्टेट बेनिफिट या प्राइवेट पेंशन होती हैं जो एम्प्लॉयर खुद पे करता है अपनी पॉकेट में से, क्योंकि हमने ऊपर देखा था ना कि कुछ तो होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आपकी सैलरी में से ही कट हो रही होती है, ठीक है, जो हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था ऊपर, सही है। लेकिन कुछ होती हैं जो एम्प्लॉयर को खुद से पे करनी होती है, स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन या पेंशन जो है वो अपनी पॉकेट से पे करता है, ठीक है। तो वो जब पॉकेट से पे करता है, मतलब वो इसमें शामिल नहीं है, ये जो ग्रॉस पे है ना, इसमें वो शामिल नहीं होती, इसके अलावा होती है, ठीक है। तो जो पॉकेट से पे कर रहा है ना एम्प्लॉयर आपका, ठीक है, एम्प्लॉय को, उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ बिजनेस ऑब्वियसली वो इंक्रीज कर, आपके बिजनेस की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मतलब ऊपर जो इनकम टैक्स और स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन था वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहा, वो तो आपकी सैलरी में से ही डिडक्ट कर रहा है, तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, क्योंकि ये वो अपनी मर्जी से कर रहा है और ये अपनी पॉकेट में से वो देता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमने यहाँ पे कवर की है। अच्छा, अब हम इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जैसे ये जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं ये आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एग्जांपल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, इसकी रिक्वायरमेंट भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। चलिए, दो रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट है कि टोटल कॉस्ट एम्प्लॉयर को कितनी कॉस्ट आ रही है, टोटल एम्प्लॉयर मतलब जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, कंपनी को कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है कि आपको कितनी, एम्प्लॉय को कितनी कॉस्ट मिल रही है, एम्प्लॉयज को कितनी नेट पे मिल रही है सारी डिडक्शंस होने के बाद, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, सही है। तो पहले तो हम देखेंगे टोटल कॉस्ट जो एम्प्लॉयर को आ रही है, और एम्प्लॉयर का नाम है आर फैशन, ठीक है। अच्छा, अब ये सब हमें इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, ठीक है, इसमें से हमने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप इसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपने अपने पास भी नोट करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो टोटल पे है, ठीक है, टोटल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, इसका ना फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। फॉर्मूला नोट कर लें सबसे पहले तो इसका, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपकी आएगी ग्रॉस पे, सही है। उसके बाद इसमें आएगा टैक्स, ठीक है, माइनस करोगे टैक्स,
फिर आप माइनस करोगे एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉई बेनिफिट, ठीक है, एम्प्लॉयर की बात नहीं हो रही, एम्प्लॉय की बात हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉय बेनिफिट, और इसमें से एक और चीज माइनस होगी जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय पेंशन। टोटल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सॉरी, ये थोड़ा सा ना इसमें मैंने गलत कर दिया। अह, तो क्योंकि हम ये टोटल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर कह रहे थे ना, तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय की चीजें क्यों माइनस कर दी है, ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं यहाँ से डिलीट। आज मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा, अब लॉजिकली आपने सोचना है, ठीक है, तो कि एम्प्लॉयर के आपकी क्या कॉस्ट आएगी, मतलब जो आपकी कंपनी है, एक कॉस्ट तो उसको आएगी जो वो आपको ग्रॉस पे दे रहे हैं, ठीक है। जो आपको वो ग्रॉस पे दे रहे हैं ना, एक तो वो है, ठीक है। तो ग्रॉस पे, क्योंकि वो हमें पे दे रहे हैं, उनके लिए ये कॉस्ट है ना, ठीक है, उनके लिए ये एक्सपेंस है, ठीक है। अच्छा, दूसरी हम क्वेश्चन से भी इनफैक्ट देख सकते हैं। तो एक तो जो ग्रॉस पे थी वो सही है, ग्रॉस पे अगर आपको कोई पे दे रहा है, सैलरी दे रहा है, तो आपकी कंपनी के लिए तो कॉस्ट है ना, एक्सपेंस है उसके लिए, ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया। दूसरा, इनकम टैक्स जो डिडक्ट होता है वो मैंने आपको कहा था ऊपर, हमने अभी पढ़ा था कि जो इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो आपकी कंपनी के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो आपकी ग्रॉस पे में से ही वो डिडक्ट करके आपको बाकी की नेट पे दे रहा है, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयर के लिए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये जो है ना, ये आपके एम्प्लॉयर का खर्चा नहीं है, ठीक है, इनकम टैक्स। उसके बाद स्टेट बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देखी है। अब स्टेट बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से करता है वो होती है ना, ठीक है। एम्प्लॉयर, हमने यहाँ पे देखा था कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो वो अपनी पॉकेट से करता है वो उसके लिए कॉस्ट है, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय खुद से कोई स्टेट बेनिफिट कर रहा है, ठीक है, वो तो वॉलेंटरी है, तो वो एम्प्लॉयर का खर्चा नहीं है, वो एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयर का खर्चा कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला 865 वाला, ठीक है, ये एम्प्लॉयर का खर्चा, ये एम्प्लॉय की कॉस्ट में आएगा। लेकिन ये जो ऊपर है ना स्टेट बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय वाला, ये तो वॉलेंटरी है ना, एम्प्लॉय अपनी मर्जी से कह रहा है, एम्प्लॉय खुद कह रहा है, एम्प्लॉयर नहीं कह रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। तो उसी तरह जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर कह रहा है वो उसकी अपनी पॉकेट से जा रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉय कह रहा है वो नहीं जा रहा, ठीक है। तो क्या क्या आएगा इसमें, एक तो ग्रॉस पे आ गई, ठीक है, और एक ग्रॉस पे आ गई, और दूसरा क्या आएगा, दो और चीजें जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं वो दोनों आ जाएंगी, एक एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट और एक एम्प्लॉयर पेंशन। तो दोनों चीजें इसमें से ऐड कर लें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो एम्प्लॉयर को आ रही है, ठीक है। तो ग्रॉस पे प्लस स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर की है, स्टेट बेनिफिट, एम्प्लॉयर को मैं ई आर लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस इसमें कर रहे हैं पेंशन कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर की है। तो ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा। ये भी ई आर वाली पेंशन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट पे एम्प्लॉयर आ जाएगी। तो ग्रॉस पे कितनी थी आपकी क्वेश्चन में, 6800 थी। उसमें आप ऐड करेंगे स्टेट बेनिफिट जो एम्प्लॉयर कह रहा है, स्टेट बेनिफिट एम्प्लॉयर कितनी कह रहा है, 520 की, और पेंशन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कितनी कह रहा है, सॉरी, स्टेट बेनिफिट वो 865 कह रहा है और पेंशन कंट्रीब्यूशन वो 520 की कह रहा है, ठीक है। तो 865 की स्टेट बेनिफिट को भी ऐड कर दें, तो ये तीन चीजें जब हम ऐड करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा ये 8185 आ रहा है आई थिंक सो। इसको चेक कर लेते हैं। 8185 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिख देते हैं जो टोटल कॉस्ट आ रही है एम्प्लॉयर को, वो आ रही है 8185। ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट वन हमारी सॉल्व हो गई। सही है। ये रिक्वायरमेंट वन थी। रिक्वायरमेंट वन क्या थी, रिपीट कर देता हूँ। टोटल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर थी, ठीक है। टोटल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर मतलब जो एम्प्लॉयर को, जो कंपनी को खर्चा आ रहा है, एक तो जो वो आपके पे दे रहे हैं क्रॉस पे, वो खर्चा उनके लिए, ठीक है। फिर अगर कोई वो स्टेट बेनिफिट या पेंशन कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर अगर कर रहा है, कंपनी अगर कर रही है, तो वो उनके लिए खर्चा होगा ना। अगर एम्प्लॉय खुद कर रहा है तो वो तो उनका उनका खर्चा नहीं है, उनका मसला नहीं है। जो वो खर्चा कर रहा है, स्टेट बेनिफिट और पेंशन कंट्रीब्यूशन जो वो कर रहे हैं, वो अपने खर्चे में शामिल करेंगे 520 और 865। तो वो उनका जो टोटल कॉस्ट एम्प्लॉयर है वो 8185 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने देखना है नेट पे टू एम्प्लॉयज। नेट पे टू एम्प्लॉयज, ये वैसे आप वीडियो पॉज करके इसको खुद भी कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि एम्प्लॉयज को कितनी नेट पे मिलेगी। नेट पे मतलब जो डिडक्शंस के बाद उन तक पहुंचती है, ठीक है। टेक होम पे हम जिसे कहते हैं। सही है। अच्छा जी। तो सबसे पहले तो ग्रॉस पे जो उनको मिलती है, ठीक है, उनको ग्रॉस पे मिलती है, ठीक है। ग्रॉस पे में से उन्होंने अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं तो उसको माइनस कर दो, सिंपल। ठीक है। और जो इनकम टैक्स उनकी सैलरी में से कट होता है, वो भी मैंने आपको कहा था कि वो उसमें से होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स डिडक्टेड एम्प्लॉय का, वो माइनस हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो टैक्स, और अगर एम्प्लॉय ने कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशंस की है, मतलब पेंशन की है, पेंशन की है एम्प्लॉय ने, एम्प्लॉय को मैं ई लिख रहा हूँ, ठीक है। और माइनस कर दो अगर कोई स्टेट बेनिफिट की है एम्प्लॉय ने। ये फॉर्मूला आप अपने पास लाजमी लिख लें, ठीक है। एम्प्लॉय ने अगर की है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्रॉस पे कितनी है आपकी, ग्रॉस पे 6800, ठीक है। एम्प्लॉय की ग्रॉस पे 6800, उसमें से वो टैक्स कितना उसका डिडक्ट हो रहा है, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो है 1340। ठीक है, मैं इसको दिखा भी देता हूँ ऊपर क्वेश्चन में। ग्रॉस पे थी 6800 और इनकम टैक्स था 1340। उसके बाद पेंशन कंट्रीब्यूशन उसने की थी 325 की, और स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन की थी 710। ठीक है। तो 325 और 710 को भी यहाँ से माइनस कर देते हैं। 325 -710, तो ये आपकी आ जाएगी नेट पे टू एम्प्लॉय आ जाएगी। सो कैलकुलेटर पे टोटल करें इसका तो वो आता है 4425। 4425। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन करने के बाद थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, सही है। जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उससे आपको समझ आया होगा क्या ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे डील करना है और क्या फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो इस चैप्टर में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, एक है डबल एंट्रीज कुछ रह गई हैं, और थोड़ी सी थ्योरी इसमें रहती है, ठीक है। तो हम इसमें जल्दी से डबल एंट्रीज देखते हैं और फिर इसमें जो थोड़ी सी थ्योरी बाकी है उसको कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जितनी हमारी डबल एंट्रीज होती हैं। अच्छा, और डबल एंट्री जो है वो मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि डबल एंट्री, आई होप कि आपको वो चीज़ें क्लियर है जो हमारा चैप्टर 2 है जिसमें आप डबल एंट्री कवर करके आए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट के आपकी डबल एंट्री पे ग्रिप होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा ग्रिप होने चाहिए, वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि डबल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर डबल एंट्री ही क्लियर नहीं है तो आपको आगे कोई भी चैप्टर नहीं करना चाहिए। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डबल एंट्री में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है। मैं आपको डबल एंट्री का लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, और उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दे सकता हूँ मैं, ठीक है।
तो अब डबल एंट्री कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, हमारी जो पेरोल से रिलेटेड डबल एंट्रीज है हम सिर्फ वो करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये अच्छा जी। तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें ये नहीं बताऊंगा कि हम लाइबिलिटी को क्रेडिट क्यों करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट क्यों करते हैं। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डबल एंट्री वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। तो अगर हम वो चीज़ें यहाँ पे करना शुरू कर देंगे तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि पे रोल में जो एंट्रीज हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। इसमें भी बहुत डीप जाने की हमें जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि F1 लेवल पे आपसे बहुत डीप नहीं जाता एग्जामिनर। ठीक है, आपको सिर्फ एंट्रीज याद होनी चाहिए और दैट्स इट। और इसमें कुछ खास आपको नहीं करना होता। ठीक है, तो एक बार जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपका, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब सबसे पहली जो यहाँ पे बात लिखी हुई है, ठीक है, सबसे पहली जो एंट्री है वो है सोल ट्रेडर। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप में से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सोल ट्रेडर क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये आप कर क्या है पिछले चैप्टर्स में। फिर भी थोड़ा सा मैं इसका बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन अब एक होती है कंपनी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, और एक होता है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या होता है, आपके अकेले का बिजनेस जो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, तो अब होता यह है कि यहाँ पे मैं पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ। सैलरीज और एक्सट्रैक्शंस पेड टू ऑनर सोल ट्रेडर आर नेवर ट्रीटेड एज रेगुलर एम्प्लॉय वेजेस एक्सपेंसेस, दे मस्ट बी डेबिटेड टू ड्राइंग्स। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो सोल ट्रेडर का बिजनेस होता है ना, अब सोल ट्रेडर का बिजनेस जिसमें मैं आप मतलब अकेले बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, कंपनी नहीं आपने फॉर्म की, आप अकेले बिजनेस कर रहे हो। ठीक है, तो अब उसमें जो आप अपने आप को कोई सैलरी दे रहे हो ना, तो वो सैलरी नहीं कहलाएगी। ठीक है, कंपनी में ये होता है कि वो सैलरी कहलाती है या वेजेस कहलाती है, लेकिन अगर आप सोल ट्रेडर बिजनेस में हो तो सोल ट्रेडर बिजनेस में अगर आप अपने आप को सैलरी पे कर रहे हो तो वो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। और ड्राइंग्स क्या होती हैं आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि अपने बिजनेस में से अगर आप आ, पैसे निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसे निकालते हो तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। लेकिन हम इस केस में सोल ट्रेडर के केस में हम जो अपने आप को सैलरी दे रहे हैं उसको भी हम ड्राइंग्स में से निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ड्राइंग्स डेबिट करेंगे। वो आपको ऑलरेडी पता है कि ड्राइंग्स डेबिट क्यों होती हैं, वो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और क्रेडिट हम करेंगे कैश। ठीक है, क्योंकि आप अपने बिजनेस में से पैसे निकाल रहे हो ना, अपने आप को दे रहे हो, अपने आप को सैलरी पे कर रहे हो, तो क्रेडिट हो रहा है कैश और डेबिट होगा ड्राइंग्स। ठीक है, ये होता है सोल ट्रेडर के केस में, याद रखना है आपने, भूलना नहीं है इसको आपने। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सपेंस नहीं हो, डेबिट एक्सपेंस नहीं होगा अगर आप अपने आप को सैलरी दे रहे हो। ठीक है,
जो ऑनर अपने आप को सैलरी दे रहा है सोल ट्रेडर में, वो डेबिट एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हो कंपनी में, तो वो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन अगर आप सोल ट्रेडर बिजनेस में हो, तो आप जो अपने आप को सैलरी दे रहे हो, तो वो डेबिट ड्रॉइंग्स होती हैं। ठीक है, उसी तरह ट्रीट होती हैं कि आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले हैं, उसी तरह इसको ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली बात लिखी हुई है, जो मैं ये सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद जो हमने मेन पढ़ना है वो हम स्टार्ट करते हैं। कुछ एंट्रीज होती हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है ये वाली, नंबर वन। सही है, एक बार इसको रीड करें, एक बार इस एंट्री को देखें, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, यू हैव 1 मिनट फॉर दिस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ना, आपने अपने बिजनेस, अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी सैलरी देनी है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपके लिए वो एक्सपेंस होता है, कंपनी के लिए वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस हमें पता है, एक्सपेंसेस की क्या नेचर होती है, डेबिट करना होता है अपने एक्सपेंसेस को। ठीक है, हमने एक्सपेंसेस को डेबिट करना होता है। तो हम एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं और क्रेडिट हम कर देते हैं अपनी लाइबिलिटी को, क्योंकि हमने उनको पैसे देने हैं ना अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। तो पेरोल कंट्रोल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ये टेम्परेरी हम एक लाइबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं, तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ आपने एंट्री याद रखनी है। डेबिट एक्सपेंस होता है और क्रेडिट हमारा पेरोल कंट्रोल अकाउंट होता है। कब होता है ये, जब आप अपना, सबसे पहले जब आप टोटल एम्प्लॉय की कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपकी एम्प्लॉयज की एक्सपेंस आ जाती है और आपके ऊपर जो लाइबिलिटी है वो। ठीक है, तो पेरोल कंट्रोल अकाउंट उसके लिए क्रेडिट कर देता हो। बस आपको एंट्री याद होनी चाहिए और इसमें आपको डीप डिग इन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपसे एंट्री ही पूछी जाएगी और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंसेस वो कैलकुलेट करने को कह देते हैं, तो जो इनकम स्टेटमेंट में टोटल एक्सपेंसेस है उसमें से टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट ही डाल दो तो वो आ जाएगा, लेकिन वो नहीं कहेगा। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ एंट्री याद होनी चाहिए। सही हो गया। अच्छा, ये तो हो गया जो आप अपने एम्प्लॉयज के ऊपर करते हो। ठीक है, नंबर टू, नंबर टू आपके लिए, आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, इसको रीड कर लें आप। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि हम अलग अलग कह रहे हैं हर चीज़ को। ठीक है, हमारी डिफरेंट लाइबिलिटीज होती हैं, हम उसको अलग अलग कह रहे हैं। ठीक है, कैसे कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोलेट स्टैट्यूटरी एंड वॉलंटरी विद होल्डिंग्स इनटू सेपरेट पेबल अकाउंट्स और टू थर्ड पार्टी बॉडीज। ठीक है, मतलब इनकम टैक्स वाली जो लाइबिलिटी है हम उसको अलग कर देंगे। ठीक है, जो हमने गवर्नमेंट को देनी है ग्रॉस पे में से डिडक्ट करके एम्प्लॉय के। ठीक है, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी अलग कर देनी है। स्टेट बेनिफिट कंट्रीब्यूशन अगर कोई है तो वो अलग कर देनी है। पेंशन फंड अगर कोई है तो वो अलग कर देनी है। उन तीनों को अलग अलग, क्योंकि लाइबिलिटी है तो एक क्रेडिट हो रहा है और डेबिट हमने इन तीनों की जो टोटल अमाउंट है उसे डेबिट पे और कंट्रोल अकाउंट कर देना है। बस सिंपल ये याद रखना है आपने, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल आपने ये याद रखना है। डीप नहीं जाना इसमें, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप डीप जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ करूँगा स्टडी आपके। ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। और जहाँ पे अगर कोई चीज़ रिक्वायर्ड होगी तो वो मैं आपको खुद बता दूंगा। अभी आपको सिर्फ ये एंट्रीज याद रखनी है और इसकी लॉजिक याद रखनी है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, इसमें हम लाइबिलिटी अलग अलग कर रहे हैं सबकी, और डेबिट उस टोटल अमाउंट से पेरोल कंट्रोल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बस सिंपल।
अच्छा, तीसरी चीज हम कह रहे हैं कि जब हम अपने एम्प्लॉयज को पे कर देते हैं, ठीक है, ऊपर तो हमने अभी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और लायबिलिटी क्रेडिट की थी ना, ठीक है, लेकिन जब हम पे कर देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर होता है लायबिलिटी जो हमने क्रेडिट की थी इन द फॉर्म ऑफ पे और कंट्रोल अकाउंट, अगर आप यहाँ पे देखें तो उस लायबिलिटी को जब हम खत्म करेंगे, लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट हो जाती है, ठीक है। तो इसको हमने डेबिट कर दिया पेरोल कंट्रोल अकाउंट को, जो हमारी लायबिलिटी थी। और जब हम पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कैश की फॉर्म में, तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। तो इसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल सी एंट्री थी अभी। तो इसको याद रखना। एक लास्ट चीज जो इसमें लास्ट एंट्री जो हमने करनी है, ठीक है, वो है कि when a business transfers withheld taxes and pension funds to the government and private providers, ठीक है, जो इनकम टैक्स, वो जो था ना कि एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से इनकम टैक्स डिडक्ट करके, स्टेट बेनिफिट डिडक्ट करके या पेंशन को डिडक्ट करके जो लाइबिलिटीज गवर्नमेंट को दे रहा है हर महीने थोड़ी थोड़ी, तो उसको, उस लाइबिलिटी को हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को। जब हम दे देते हैं, मतलब आपकी सैलरी में से, ग्रॉस पे में से काट के दे देते हैं, तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी कम हो जाएगी, डेबिट लाइबिलिटी कर देंगे, जिसमें क्या क्या आ सकता है, इनकम टैक्स आ सकता है, स्टेट बेनिफिट आ सकता है, पेंशन पेबल अकाउंट आ सकते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी जब हम गवर्नमेंट को दे देंगे तो क्रेडिट कैश हो जाएगा या बैंक हो जाएगा, एसेट रिड्यूस हो गया, ठीक है। और जब हमने गवर्नमेंट को दे दिया तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई। लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स भी हो सकती है, स्टेट बेनिफिट, पेंशन, जो भी हमने उनको दिया है, जो हमने सेटल किया है बैलेंसेज विद इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी, मतलब कि गवर्नमेंट के साथ, वो हमने यहाँ पे सेटल इन कर दिया, ठीक है। तो दैट्स इट। ये है हमारा, ये हमें एंट्रीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो नंबर वन और नंबर थ्री एंट्री रिलेट करती है। नंबर वन में हमने क्या किया, एम्प्लॉय का एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट किया, जो हमने सैलरीज देनी थी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, और क्रेडिट लाइबिलिटी की। जब हमने ये सेटल कर दी, मतलब एम्प्लॉयज़ को हमने पे कर दिया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, उससे हमने पे किया था, और लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई अब, ठीक है। इसी तरह नंबर टू में जो हमने लाइबिलिटीज पे करनी थी, वो हमने क्रिएट की, क्रेडिट की सारी अलग अलग, ठीक है, इनकम टैक्स, स्टेट बेनिफिट और पेंशन, और पेरोल कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया, और यहाँ पे जब हमने सेटल कर दिया उसको, तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई, इनकम टैक्स, स्टेट बेनिफिट, पेंशन पेबल, डेबिट कर दी लाइबिलिटी जब खत्म होती है, और क्रेडिट कर दिया बैंक, क्योंकि अब हमने पे कर दिया है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो सिंपल है, ये सिर्फ एंट्रीज याद रखनी है और आपको कुछ भी नहीं करना। इसमें अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो फील फ्री टू रीच मी आउट, ठीक है। अच्छा, अगले चैप्टर में हमारी एक बिल्कुल छोटी सी चीज रह गई है, और उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्टडी आपसे, सही है। अच्छा, बिफोर वी प्रोसीड तो लास्ट हमारे छोटी छोटी चीजें हैं, वो हमने देखनी है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ।
समझ गए। वो ज़रूरी नहीं है, तो लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक। यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। थ्योरी है, जल्दी जल्दी हम इसको कवर कर लेते हैं। ओके। अच्छा, अब ना जो चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, वैसे ये टेस्ट नहीं होती लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, जस्ट इन केस अगर आ जाए कुछ, ठीक है। इसको एक दफ़ा रीड करें आप। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे क्या, कंट्रोल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पे स्लिप आर्किटेक्चर, ये ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये चीज़ जो है ना, कुछ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट है मतलब जिसे हम पे स्लिप कहते हैं, पे स्लिप आर्किटेक्चर। हम इसको ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयज अपॉन पेमेंट टू शो हाउ नेट पे वाज कैलकुलेटेड, ठीक है। नेट पे में मतलब हम क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट एम्प्लॉय को देते हैं, सही है, उसमें हम बताते हैं कि नेट पे आपकी कैसे कैलकुलेट हुई है, मतलब उसमें से कौन कौन से टैक्सेस डिडक्ट हुए हैं, क्या क्या डिडक्ट हुआ है, पेंशन डिडक्ट हुई है, स्टेट बेनिफिट डिडक्ट हुआ है। तो वो ना डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है कि आपकी नेट पे कैसे कैलकुलेट हुई है। अब उस जो वो जो डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट को पे स्लिप आर्किटेक्चर कहते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, बस वो यहाँ पे लिखा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसमें क्या क्या होता है, बिजनेस का नाम होता है, मतलब कंपनी का नाम, एम्प्लॉय रेफरेंस कोड होता है, ठीक है, टैक्स कोड, ट्रैकिंग एंड पेमेंट डेट होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इतनी चीज़ें, बस एक दफ़ा रीड कर लें इसको। ग्रॉस आइटम्स होती हैं, मतलब स्टैंडर्ड आवर्स जो आपने काम किया है, ओवर टाइम जो आपने काम किया है, अगर कोई बोनसेस मिले आपको वो होते हैं, कमीशन मिली है तो वो होती है, ठीक है। फिर जो आपने डिडक्शंस करनी है, अभी हमने पढ़ी थी, टैक्सेस होते हैं, स्टेट वेलफेयर एंड प्राइवेट पेंशन होती हैं, ठीक है, और स्टेट बेनिफिट की बात हो रही है। वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होता है, ठीक है। फिर ईयर टू डेट क्यूमुलेटिव वैल्यूज अक्रॉस द करंट फाइनेंशियल फिजिकल ईयर, ये फजूल है, इसको छोड़ दें बेशक। तो ये एक दफ़ा से रीड कर लें कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या होता है, सही है। पे स्लिप आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन इसे आप रीड कर लेंगे तो ये इनफ हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट चीज होती है पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। पहली चीज क्या पढ़ी है हमने, पेमेंट, सॉरी, पे स्लिप आर्किटेक्चर पढ़ा है, सही है। नंबर टू हम क्या पढ़े हैं, पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। अब पेमेंट प्लेटफॉर्म्स में क्या आता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स, ठीक है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटेड फाइल स्ट्रक्चर सेंड स्ट्रेट टू बैंकिंग फैसिलिटीज, पेस्लिप आर इशूड इंडिपेंडेंटली वाया डिजिटल लाइंस, ठीक है। इसको भी एक दफा पढ़ने, इसमें भी कुछ नहीं है। मतलब एक तो होता है पेमेंट प्लेटफॉर्म में, एक आता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, और नंबर टू आता है फिजिकल कैश या चेक हम एम्प्लॉयज को दे दें। तो दो तरीके होते हैं एम्प्लॉयज को पे करने के, एक बैंक ट्रांसफर कर दें, दूसरा हम उनको चेक की फॉर्म में दे दें या कैश की फॉर्म में दे दें, ठीक है। दैट्स इट, इसको भी आप रीड कर लें, और फिर जरूरी दे देंगे, सही है। क्या लिखा हुआ है वैसे यहाँ पे, डिस्पर्स मैनुअली इन लॉग्ड सिक्योर पे एनवेलप्स। अगर आप उनको फिजिकली कैश दे रहे हो तो एनवेलप्स के अंदर दोगे, ठीक है। जब वो एनवेलप आप उनको हैंड ओवर करोगे तो वो रिटर्न सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वैसे तो मोस्टली बैंक ट्रांसफर ही होते हैं, कैश का जमाना नहीं है, लेकिन अगर कैश होगा तो वो एनवेलप्स के अंदर दोगे और उसमें रिटर्न सिग्नेचर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब इन चीज़ों की सिक्योरिटी कैसे होती है, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। सबसे पहले तो ऑथोराइजेशन आती है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होती है ऑथोराइजेशन, एक होती है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, और एक होती है डिजिटल सेफ गार्ड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्वेश्चन आ सकता है।
अच्छा, अब इसमें ऑथराइजेशन का क्या मतलब है कि सीनियर मैनेजमेंट मस्ट साइन ऑफ ऑन पेरोल कैलकुलेशंस टू वेरीफाई रेट्स एंड प्रिवेंट द इंजेक्शन ऑफ fictitious employees into disbursement फाइल्स। ठीक है। अच्छा, वो ये कह रहा है बस के सीनियर मैनेजमेंट को ना ऑथराइज करना चाहिए, साइन करना चाहिए तो पेरोल की कैलकुलेशन है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि मिस्टर उमर है यहाँ पे, ठीक है, मिस्टर अली है, ठीक है, मिस्टर साद है, मिस्टर उमेर है। अब उमर की जो सैलरी है वो $100 है, अली की जो है $50 है, साद की जो है वो 200 है, और उमेर की जो है वो 300 है। ठीक है। तो अब ये पेरोल डॉक्यूमेंट है जिसमें सबकी सैलरीज लिखी हैं, तो इसको ना सीनियर मैनेजमेंट को क्या करना है, ऑथराइज करना है और साइन करना है। ठीक है, ऑथराइज करना है और साइन करना है। क्योंकि अगर वो इसको ऑथराइज नहीं करेंगे ना, तो होगा क्या, इसमें रिस्क होगा कि वो कोई फिक्टिशियस एम्प्लॉयज ऐड कर दे, मतलब गोस्ट एम्प्लॉयज ऐड कर दे। मतलब इसमें कोई पता चले जो बंदे काम ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ये 4 एक्चुअल बंदे कंपनी में काम करते हैं, लेकिन क्या पता इसके अलावा यहाँ पे और लोग ऐड कर दे कोई। मतलब अगर सीनियर मैनेजमेंट चेक नहीं करेगी तो हो सकता है कोई गोस्ट एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम ही नहीं करता, जवाब उसका भी यहाँ पे ऐड हुआ और उसमें 600 उसकी सैलरी लिखी हो। ठीक है। तो ये चीजें वेरीफाई करनी होती हैं, सीनियर मैनेजमेंट ने ऑथराइज करना है और साइन करना है इसको। ठीक है। तो ये नंबर 1 चीज है। अच्छा, नंबर 2 होती है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है इंश्योर डिस्टिंक्ट पर्सनल कैलकुलेट पेरोल सेपरेट फ्रॉम दोज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड्स और साइनिंग चेक्स। ठीक है। अब पेरोल, अब सबकी जो सैलरीज है वो कैलकुलेट करने के लिए एक बंदा होना चाहिए। ठीक है, सैलरीज कैलकुलेट करने के लिए या पेरोल कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं, सैलरीज की जगह हम पेरोल का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। पेरोल कैलकुलेट करने के लिए एक बंदा होता है। ठीक है। और जो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या जो दे रहा है उसके लिए एक बंदा होता है। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मतलब क्या, दो बंदे अलग अलग ड्यूटी करेंगे, एक बंदा क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा पेरोल को, ये लिखा हुआ है, और एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फंड रिलीज करेगा। ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक ही बंदा दोनों काम करेगा, मतलब अगर वो पेरोल कैलकुलेट भी करेगा और वो देगा भी, पैसे भी वही देगा, वही रिस्पॉन्सिबल होगा कैश देने का, तो होगा ये कि वो, हो सकता है उसका कोई दोस्त वहाँ पे काम करता हो, तो उसका वो पेरोल भी गलत कैलकुलेट करे, मतलब उसकी ज़्यादा उसमें सैलरी डाल दे या डिडक्शन सही से ना करे। ठीक है। और वो उसको हैंड ओवर भी कैश वही करे। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम अलग अलग बंदे यूज करेंगे ना इसमें, मतलब एक बंदा कैलकुलेट करे, मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा कैलकुलेट कर रहा है, दूसरा बंदा उसको ऑथोराइज कर रहा है और उसको चेक कर रहा है कैश देने से पहले कि उसको कितना देना चाहिए। तो जब वो दो अलग अलग बंदे करेंगे तो रिस्क ऑफ फ्रॉड इसमें काम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब ये दो अलग अलग बंदे इसको करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद तीसरी चीज होती है डिजिटल सेफगार्ड, रिस्ट्रिक्ट पेरोल सिस्टम विद यूनिक यूजर पासवर्ड्स, लॉक आइडल टर्मिनल्स इन रन सिस्टमैटिक डाटा बैकअप्स। अब डिजिटल सेफगार्ड रखो, पासवर्ड रखो और डाटा बैकअप्स रखो, बस ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आई होगा आपको क्लियर है, और ऑथराइजेशन आपको क्लियर है। ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटल डिजिटल सेफगार्ड में ये होता है कि पासवर्ड्स वगैरह रखो, बैकअप्स वगैरह रखो, ताकि आप सिक्योरिटी मेजर्स पूरे कर सको। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आई होप टू सी यू देयर, लेकिन सबसे पहले तो आपको खुद से ट्राई करने हैं स्टडी पे क्वेश्चन। अगर कोई इशूज आए या अगर आपको और चैप्टर की वीडियोस चाहिए हो, यू वांट टू परचेज माई फुल पैकेज, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 0319 223 783। ठीक है। और मेरी ईमेल भी है। ठीक है। तो जैसे इन केस यू वांट टू कॉन्टैक्ट थ्रू व्हाट्सएप, तो ये वाला नंबर है। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू ईमेल, तो umar.sahib21@gmail.com। ठीक है। थैंक यू सो मच।